My dear students, today I will take the second lecture of vectors. In the first lecture, I taught you the basic concepts of vectors, why vectors are introduced, and why their algebra is different. Today I will teach you vector algebra, addition and subtraction of vectors. There are two methods, two approaches for this vector algebra. One is the graphical or geometrical approach and another one is the analytical approach. This lecture is about the graphical approach for vector algebra. अगर हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, दो स्केलर क्वांटिटीज हैं, यहां पे मैंने स्केलर क्वांटिटी को डिस्टेंस, मैंने जो डिस्टेंस है उसी से रिप्रेजेंट किया है. डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है. अगर एक बॉडी है, ये डिस्टेंस ट्रैवल करती है सपोज 4 मीटर्स फर्स्ट, और उसके बाद ये डिस्टेंस ट्रैवल करती है 3 मीटर्स, तो मैं आपसे पूछूं टोटल डिस्टेंस इस बॉडी ने कितनी ट्रैवल की, तो आप बोलेंगे 7 मीटर्स. ठीक है. अब यही बॉडी, यही जर्नी ऐसे ट्रैवल करती है, पहले 4 मीटर्स और उसके बाद 3 मीटर्स इधर की साइड में. तो मैं आपसे पूछूं कि अभी इस बॉडी ने टोटल कितनी डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल, कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की, तो आप अगेन कहेंगे 7 मीटर्स. अब तीसरा केस, अब यही बॉडी पहले ऐसे ट्रैवल करती है 4 मीटर्स, फिर वापस आती है 3 मीटर्स, तो मैं अगेन आप लोगों से पूछूंगा कि इस बॉडी ने कितनी टोटल डिस्टेंस ट्रैवल की, आप कहेंगे 4 + 3 इट्स अगेन 7 मीटर्स. क्योंकि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें सिंपली ये क्वांटिटीज ऐड हो जाती है. अब हम वेक्टर्स पे आते हैं. डिस्प्लेसमेंट चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि एक बॉडी अपनी इनिशियल पोजीशन से कितना डिस्प्लेस हुई फाइनल पोजीशन तक पहुंचने में, और किस डायरेक्शन में. दैट मींस एक तो मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन. डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि एक बॉडी अपनी इनिशियल पोजीशन से कितनी डिस्प्लेस हुई अपनी फाइनल पोजीशन तक पहुंचने में. देखिए इधर डिस्प्लेसमेंट ऐसे है, इधर डिस्प्लेसमेंट सपोज अगर यही डिस्टेंस में इधर से लूंगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इधर से डिफरेंट है, और इधर से डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट है, इधर से डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट है, क्योंकि डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट है. चलिए बेटा, अब एक बॉडी पहले डिस्प्लेसमेंट अपनी इनिशियल पोजीशन से 4 मीटर्स 1 2 3 एंड 4, यानी 1 2 3 एंड 4 इतना डिस्प्लेस होती है. इसके बाद ये 3 मीटर्स इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ जाती है 1 2 3. दैट मींस अगर मैं आप लोगों से पूछूं ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, ये इसकी फाइनल पोजीशन है, मुझे इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट बता दीजिए, तो आप कहेंगे यहां से यहां तक 4 है, 5 6 एंड 7 मीटर्स. फाइन. अब अगर यही बॉडी ऐसे अपना जर्नी करती है 4 मीटर्स टुवर्ड्स द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, 3 मीटर्स इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर, यानी इसके बाद डायरेक्शन चेंज करती है 1 2 एंड 3, यहां 1 2 एंड 3. डिस्टेंस तो इस केस में भी 7 मीटर्स बॉडी ने टोटल ट्रैवल की, लेकिन क्या डिस्प्लेसमेंट भी 7 मीटर्स है? नहीं बेटा, डिस्प्लेसमेंट 7 मीटर्स नहीं है. ये इसकी इनिशियल पोजीशन है और ये इसकी फाइनल पोजीशन है. तो डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब है कि ये बॉडी अपनी जगह से इनिशियल पोजीशन से कितना डिस्प्लेस हुई. यहां पे डिस्प्लेसमेंट बेटा ये है, ये दिस इज द डिस्प्लेसमेंट. सो ये जो वेक्टर है ये हमें डिस्प्लेसमेंट दिखाता है. दिस वेक्टर शोज द डिस्प्लेसमेंट. ये इसका मैग्नीट्यूड है, अगर हम इसको मेजर करेंगे तो ये इसका मैग्नीट्यूड मिलेगा और इसकी डायरेक्शन ये है. बात समझ में आ रही ना? तो इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज नॉट 7, यहां से 4 है, यहां से 3 है, तो आप ये आराम से निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम से. तो वो आएगा इसका डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू. ठीक है ना? सो वो आएगा 5 मीटर्स. तो डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर्स और इसकी डायरेक्शन नहीं.
अब यही बॉडी अपनी जर्नी ऐसे करती है। सपोज पहले 4 मीटर्स, दैट इज 1, दैट इज 2, दैट इज 3, दैट इज 4 मीटर्स अलोंग ईस्ट। आप हमेशा देख लीजिए, अगर ये मैं सेंटर लेता हूं, अपना जो राइट हैंड है इधर के साइड में ईस्ट लेते हैं, इधर के साइड में वेस्ट लेते हैं, और ऊपर के साइड में नॉर्थ लेते हैं, नीचे के साइड में साउथ लेते हैं। ये आप हमेशा सीख लीजिए बेटा। अब यही बॉडी 4 मीटर अलोंग ईस्ट जाती है, इधर के साइड में ईस्ट है, ईस्ट जाती है, और वापस आती है 3 मीटर अलोंग वेस्ट। दैट मीन्स यहां से स्टार्ट किया 1 मीटर, 2 मीटर्स और 3 मीटर। दैट मीन्स इस बॉडी की इनिशियल पोजीशन ये है और इस बॉडी की फाइनल पोजीशन ये है। अभी आप देख लीजिए बेटा, अभी डिस्प्लेस कितनी हुई है ये बॉडी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक? 1 मीटर, 1 मीटर। बात समझ में आ रही ना? सो आपने देखा कि जो वेक्टर्स का ऐड होना डिफरेंट है स्केलर्स के ऐड होने से। द वेक्टर एडिशन इज एंटायरली डिफरेंट देन द स्केलर एडिशन। चलिए हम आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं। हाउ डू द वेक्टर्स एक्चुअली ऐड? 2 मेथड्स हैं वेक्टर्स को ऐड करने के। एक है ग्राफिकल मेथड और ज्योमेट्रिकल मेथड, जो मैं आज आपको तफसील से बताऊंगा। उसमें 3 तरीके हैं। नंबर 1 है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, नंबर 2 है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, नंबर 3 है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये जनरलाइज्ड केस है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का। और जो दूसरा तरीका है वो है एनालिटिकल मेथड। इसको मैं अपने 3rd लेक्चर के लिए रखूंगा, 3rd लेक्चर। और 2nd लेक्चर में मैं आपको ग्राफिकल मेथड, जो आज का लेक्चर है उसमें ग्राफिकल मेथड और ज्योमेट्रिकल मेथड आपको सिखाऊंगा। ज्योमेट्रिकल मेथड में 3 तरीके हैं: ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। Let us see what triangle law of vector addition means. यहां पे सिर्फ हम यूज करेंगे ग्राफिकल मेथड। देखिए बेटा, अच्छे से समझ लीजिए। पहले हम सिंपल केस लेते हैं 2 वेक्टर्स का, सिर्फ 2 वेक्टर लेते हैं। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। 2 वेक्टर्स लेते हैं, एक वेक्टर है वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी। इन 2 वेक्टर्स को हमें ऐड करना है, इनका एडिशन हमें लेना है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एक ऐसा तरीका है जिससे हम 2 वेक्टर्स को आराम से ऐड कर सकते हैं। करना क्या है बेटा, इसमें सिंपली मैं आपको बताऊंगा। इसमें ये वेक्टर्स को आपको ऐसे एडजस्ट करना है कि पहले वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर का टेल कनेक्टेड हो। यानी आपको फर्स्ट वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर का टेल कनेक्ट करना है। यह आसान चीज है, यह कोई मुश्किल चीज नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले लेक्चर में बता दिया कि हम वेक्टर्स को लेटरली अपने पैरेलल डिस्प्लेस कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द वेक्टर्स। उनकी डायरेक्शन और उनका मैग्नीट्यूड चेंज किए बगैर हम वेक्टर्स को अपने पैरेलल स्लाइड कर सकते हैं जैसे भी आप चाहोगे, तो वेक्टर्स अनचेंज्ड रहेंगी। तो यही टेक्निक मुझे यूज करनी है कि वेक्टर्स को ऐसे अलाइन करना है कि एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल के साथ कनेक्ट हो। सपोज ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, मैं इनको ऐसे एडजस्ट करूंगा कि वेक्टर ए का हेड वेक्टर बी के टेल के साथ कनेक्टेड हो। ये वेक्टर ए है, ये इसका हेड है, ये वेक्टर बी है, ये इसकी टेल है। मैं कैसे वो कर सकता हूं? मैं ये वेक्टर ए को थोड़ा सा ऊपर ले जाऊंगा, थोड़ा सा ऊपर खिसका दूंगा, तो ये वेक्टर ए ऊपर जाएगा। तो दैट मीन्स ये वेक्टर ए इधर आएगा। और वेक्टर बी को अपने पैरेलल स्लाइड करूंगा तो ये वेक्टर बी ऐसे पहुंचेगा। तो फाइनली मुझे ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी ऐसे मिलेगा। ये फर्स्ट मेथड है, ये पहला स्टेप है। 2 वेक्टर्स को ऐड करने का पहला स्टेप
ग्राफिकल मेथड में यही है कि हम पहले वेक्टर का हेड कनेक्ट करते हैं दूसरे वेक्टर के टेल के साथ। स्टेप नंबर सेकंड यह है कि हम पहले की टेल दूसरे के हेड के साथ कनेक्ट करते हैं। पहले की टेल दूसरे के हेड के साथ कनेक्ट करते हैं। देखिए बेटा, पहले हमने इसका हेड और इसकी टेल कनेक्ट की, ठीक है ना। अब मुझे पहले का टेल और दूसरे का हेड कनेक्ट करना है। देखो मैंने क्या किया, पहले की टेल और दूसरे का हेड मैंने कनेक्ट किया, यानी ये इसको मैंने यहां पे ऐसे दिखाया है। ये एक वेक्टर है ए और ये दूसरा वेक्टर है बी, जिनको मुझे ऐड करना है। पहले इनको मैंने अलाइन ऐसे किया है कि पहले का हेड और दूसरे का टेल एक जगह आ जाए, कोइंसाइड करे। उसके बाद पहले वेक्टर की टेल को दूसरे वेक्टर के हेड के साथ कनेक्ट किया और इनको कनेक्ट किया स्ट्रेट लाइन से। तो ये जो वेक्टर मिल गया, ये रिजल्टेंट वेक्टर है, ये रिजल्टेंट वेक्टर है। बात समझ में आ रही ना। आप ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड आप आराम से नाप सकते हैं, निकाल सकते हैं। सपोज ये एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड, सपोज वेक्टर ए है, इसका मैग्नीट्यूड 4 मीटर्स है। और जो वेक्टर बी है, सपोज इसका मैग्नीट्यूड 3 मीटर्स है। मैं एग्जांपल बोल रहा हूं, मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड हम मॉडुलस से दिखा सकते हैं। तो ये वेक्टर आर जो है, इसको आराम से आप नाप सकते हो, इसको आराम से आप मेजर कर सकते हो, और जो हमें वैल्यू मिलेगा वो इस वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड होगा। दैट विल गिव मी द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर आर। बात समझ में आ रही ना। और इस वेक्टर आर की डायरेक्शन मुझे कैसे मिलेगी, मैं ये एंगल निकालूंगा। ये एंगल, सपोज अगर ये एंगल में अल्फा से रिप्रेजेंट करूंगा, ये एंगल में आराम से मेजर कर सकता हूं कि ये एंगल कितना है। दैट विल गिव मी द डायरेक्शन ऑफ दिस रिजल्टेंट वेक्टर। बात समझ में आ रही ना। यानी मैं फिर से बताऊंगा, अगर मुझे दो वेक्टर्स को ऐड करना है और यूज करना है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ग्राफिकल मेथड से अभी मैं आपको समझा रहा हूं। तो स्टेप नंबर 1 ये मुझे करना है कि ये दो वेक्टर्स को ऐसे अलाइन करना है कि पहले वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर की टेल एक ही पॉइंट पे हो। उसके बाद मुझे पहले वेक्टर की टेल को दूसरे वेक्टर के हेड के साथ कनेक्ट करना है, तो मुझे रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा। उस रिजल्टेंट वेक्टर को मैं मेजर कर सकता हूं। वो वैल्यू मेजरमेंट से जो मुझे वैल्यू मिलेगा, दैट विल गिव मी द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। और अगर मैं ये एंगल नाप लूं, मेजर करूं, दैट विल गिव मी द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। बात समझ में आ रही ना। तो यहां ये दिस इज वेक्टर आर, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी। तो कभी भी ये मत सोचना कि ये आर जो होगा, दिस विल बी इक्वल टू 4 + 3। ये नहीं हो सकता है। ये जो आर है, दिस इज नॉट इक्वल टू 4 + 3। इसका कोई डिफरेंट वैल्यू आएगा। बात समझ में आ रही ना। लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि जो वेक्टर आर है, दैट इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। हम ये नहीं बोल सकते हैं कि जो वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड है वो वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी है। ये बात हम नहीं बोल सकते। ये गलत स्टेटमेंट है, ये गलत स्टेटमेंट है। वेक्टर आर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगा और इसका मैग्नीट्यूड कुछ डिफरेंट होगा। बात समझ में आ रही ना। सो दैट मींस अगर इस वेक्टर आर की डायरेक्शन निकालनी होगी तो मुझे ये अल्फा निकालना पड़ेगा। सो इसका स्टेटमेंट क्या है कि अगर दो वेक्टर्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे दो साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल से, दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करेंगे दो साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल से इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन, बट टेकन इन द सेम ऑर्डर। यानी ये वेक्टर ऐसे हैं, ये वेक्टर ऐसे हैं, यानी एक वेक्टर ऐसे है, दूसरा वेक्टर ऐसे है। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी गिवन बाय द थर्ड वेक्टर, और जो जिसमें अपोजिट ऑर्डर में होगा। यानी देखिए बेटा, आप इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। ये एक वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है। इनका जो रिजल्टेंट होगा ये वाला वेक्टर होगा। बात समझ में आ रही ना।
सो इस चीज का ध्यान रखना है कि ये जो तीसरा, देखिए इस वेक्टर को ऑर्डर, इस वेक्टर को ऑर्डर सेम है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, और तीसरा वेक्टर इनके अपोजिट है। बात समझ में आ रही ना? ये ऐसा नहीं है कि तीसरा वेक्टर ऐसे है तब तो सेम ऑर्डर में होता, लेकिन ये अपोजिट ऑर्डर में है। तो आप बेटा याद रखिए कि अगर दो वेक्टर्स रिप्रेजेंट करते हैं एक ट्रायंगल के दो साइड्स इन द सेम ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, जो रिजल्टेंट है दैट इज गिवन बाय द थर्ड साइड इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन टेकन इन द अपोजिट ऑर्डर। बात समझ में आ रही ना? दिस इज व्हाट एक्चुअली ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन इज। चलिए बेटा, अब हम इसी ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को दो वेक्टर्स को और दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए यूज करेंगे। सपोज ये एक वेक्टर ए है और ये दूसरा वेक्टर बी है, इसका कुछ मैग्नीट्यूड है और इसका भी कुछ मैग्नीट्यूड है, ये इसकी डायरेक्शन है और इस वेक्टर बी की डायरेक्शन ये है। मुझे ट्रायंगल ऑफ वेक्टर्स यूज करना है इन दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए। तो स्टेप नंबर वन क्या करूंगा मैं कि दोनों वेक्टर्स को मैं ऐसे एडजस्ट करूंगा, एक दूसरे के ऐसे करीब लाऊंगा कि एक जो पहला वेक्टर है उसका हेड और दूसरे वेक्टर का टेल कोइंसाइड हो। तो मैंने क्या किया है, मैंने बेटा इसी को जो वेक्टर बी है इसको अपने पैरेलल स्लाइड किया, यहां तक पहुंचा दिया, क्योंकि मैं वेक्टर को आराम से स्लाइड कर सकता हूं, तो यहां तक पहुंचा दिया। तो ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या हुआ, पहले स्टेप की पहले वेक्टर की टेल और दूसरे वेक्टर के हेड को कनेक्ट करना है। यानी पहला स्टेप यह है कि फर्स्ट वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर का टेल कनेक्ट करना है। पहला वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, पहले का हेड और दूसरे का टेल मैंने कनेक्ट किया, कोइंसाइड हुआ है। तो दूसरा स्टेप यह है कि पहले की टेल को दूसरे के हेड के साथ कनेक्ट करना है और जो वेक्टर मिलेगा वही रिजल्टेंट वेक्टर होगा, दैट विल बी द रिजल्टेंट वेक्टर। सो द रिजल्टेंट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस आर। अगर इस आर को आप रिजल्टेंट वेक्टर को आप मेजर करेंगे तो वो आपको देगा आर का मैग्नीट्यूड, और अगर ये एंगल ऑफ निकालेंगे, एंगल अल्फा, ये आपको देगा डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर और द एंगल विच द रिजल्टेंट वेक्टर मेक्स विद द फर्स्ट वेक्टर। तो हम बोल सकते हैं यहां पे भी जो वेक्टर आर है दैट इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अगेन आप यहां पे ये गलती नहीं करोगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट आर दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी। बात समझ में आ रही ना? सो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहां पे दिया हुआ है कि जो ये ए है इसका मैग्नीट्यूड 4 मीटर्स है और वेक्टर बी जो है इसका मैग्नीट्यूड 5 मीटर्स है और इनके बीच में जो ये एंगल है वो 120 डिग्री है। सो इसको आगे खिसका दिया गया ऐसे ये वेक्टर बी को, तो ये एंगल 120 डिग्री है, दिस एंगल इज 120 डिग्री, और ये 4 मीटर्स है, ये 4 मीटर्स है और ये 5 मीटर्स है। तो अगर आप ऐसे इन दो वेक्टर्स को एडजस्ट करेंगे तो आपको आराम से ये जो थर्ड वेक्टर मिलेगा, तो आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, आप उसको मेजर कर सकते हैं और आपको ये एंगल भी मिलेगा। सो दिस इज द वे वेक्टर्स आर एडेड यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। Okay, let us go ahead with an example. ज्यादा न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने के लिए एनालिटिकल मेथड यूज होता है, लेकिन अब मैंने आपको यहां पे पहले ज्योमेट्रिकल मेथड या ग्राफिकल मेथड स्टार्ट किया, तो इसको समझना जरूरी है। इसको समझने के लिए चलिए ये एग्जांपल देखते हैं। ए पर्सन मूव्स 3 अंडर रूट ऑफ 3, दिस इज अंडर रूट ऑफ 3 मीटर्स टुवर्ड्स ईस्ट। पहले ही बेटा ये चीज याद रखो कि हम अगर इसको ऑरिजिन लेते हैं, इस साइड को हम ईस्ट लेते हैं, ईस्ट, ये चीज याद रखो, ये मुझे बार बार नहीं बोलना चाहिए। ये डायरेक्शन वेस्ट है और ऊपर की डायरेक्शन नॉर्थ है और नीचे की डायरेक्शन साउथ है। आई होप नाउ यू हैव रिमेंबर्ड दिस। ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। मैं ये इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि वेक्टर्स में डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। A person moves under root 3 meters towards east, यानी एक आदमी अपनी जर्नी स्टार्ट करता है
तो ईस्ट की तरफ, ये ईस्ट है, कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करता है? √3 मीटर्स, 3 मीटर्स। एंड देन टर्न्स 90 डिग्री टुवर्ड्स नॉर्थ। ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये नॉर्थ है। √3 मीटर्स ये ईस्ट की तरह ट्रैवल करता है और फिर ये मुड़ जाता है किधर की साइड में? नॉर्थ की साइड में। कितना? 90 डिग्री। दैट मींस ये एंगल 90 डिग्री है और नॉर्थ के साइड में ये मुड़ जाता है। एंड मूव्स 1 मीटर्स। सो दैट मींस ये 1 मीटर ट्रैवल करता है, तो दैट मींस 1 मीटर उतना ज्यादा नहीं होगा, 1 मीटर। 1 मीटर। आपको क्या निकालना है? फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय द पर्सन। टोटल डिस्टेंस इसने कितनी ट्रैवल की? अब आपको देखना है बेटा टोटल डिस्टेंस इसने कितनी ट्रैवल की। सो यहां से स्टार्ट किया, सपोज ये A है और ये B है। टोटल डिस्टेंस हो गई ना बेटा OA प्लस AB, यानी OA प्लस AB, यानी ये हो गया √3 प्लस 1 मीटर्स। ये इसने टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल की। अब दूसरा क्वेश्चन है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पर्सन। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पर्सन, डिस्प्लेसमेंट जो मैंने इससे पहले एक्सप्लेन किया कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, यानी इनिशियल पोजीशन इस बंदे की ये है और फाइनल पोजीशन इस बंदे की ये है। आपको निकालना है डिस्प्लेसमेंट। दैट मींस द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट। दैट मींस जो डिस्प्लेसमेंट बेटा आएगा दैट विल बी दिस OB, दैट विल बी दिस OB। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। दैट मींस मुझे ये OB निकालना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है ना बेटा? तो OB निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? मैं यहां पे सिंपली पाइथागोरस थ्योरम यूज करूंगा। जब मैं एनालिटिकल मेथड आपको सिखाऊंगा तो आप वहां पे मैं उसके बाद में पाइथागोरस थ्योरम नहीं बोलूंगा, बल्कि एक और डिफरेंट रूल बोलूंगा। फिलहाल मैं यहां पे पाइथागोरस, क्योंकि मुझे लकीली राइट एंगल ट्रायंगल मिल गई, तो इसमें मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकता हूं आराम से ये OB निकालने के लिए। तो आपको पता है, तो OB स्क्वायर किसके बराबर होता है? ये होता है बराबर OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ठीक है ना बेटा? सो ये किसके बराबर? तो OA स्क्वायर दैट मींस √3 स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर, दैट इज 3 प्लस 1, √3 रूट चला जाएगा और 1, सो दैट इज इक्वल टू 4। सो OB स्क्वायर किसके बराबर है? 4 के बराबर। तो OB किसके बराबर आएगा? दैट विल बी √4, दैट विल बी 2। सो दैट मींस ये आएगा 2 मीटर्स, इसका वैल्यू आएगा 2 मीटर्स। आप देखिए बेटा टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल्ड है दैट इज √3 प्लस 1, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज ओनली 2 मीटर्स। सो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पर्सन इज 2 मीटर्स। लेकिन डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो इसका मतलब है ये अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो इसका मतलब है मुझे देखना है ये बंदा अपनी ओरिजिनल पोजीशन से 2 मीटर डिस्प्लेस हुआ है, लेकिन किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आप लोग को बेटा बता दिया, तो उसके लिए मुझे ये एंगल निकालना पड़ेगा। तो ये एंगल निकालना बहुत ही आसान है। यहां पे अगर ये एंगल थीटा है तो टेंजेंट ऑफ थीटा किसके बराबर होगा बेटा? टेंजेंट ऑफ थीटा किसके बराबर होगा? AB परपेंडिकुलर बाय OA। AB इज 1, OA इज 1 by √3। सो टेंजेंट ऑफ थीटा इक्वल टू 1 by √3। तो थीटा बेटा किसके बराबर आएगा? वो 30 डिग्री के बराबर आएगा। तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो बंदा डिस्प्लेस हुआ है ये 2 मीटर्स डिस्प्लेस हुआ है, लेकिन जो ईस्ट से फ्रॉम ईस्ट टुवर्ड्स नॉर्थ कितना 30 डिग्री ये डिस्प्लेस हुआ है। यानी नॉर्थ ईस्ट की तरफ से, ये नॉर्थ है ये ईस्ट है, 30 डिग्री अलाइनिंग विद द ईस्ट ये डिस्प्लेस हुआ है। कितना हुआ है? 2 मीटर्स। बात समझ में आ रही ना बेटा? चलिए इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक और न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। ए कार मूव्स 30 मीटर्स टुवर्ड्स वेस्ट। एक कार जो है ये वेस्ट की तरफ जाती है, यानी यहां से स्टार्ट करती है। वेस्ट तो इधर के साइड में है, यहां से स्टार्ट किया तो यहां से यहां इधर के साइड में वेस्ट है।
कितना 30 मीटर्स, दैट मींस 30 मीटर से ट्रैवल करती है टुवर्ड्स वेस्ट एंड देन टर्न्स 90 डिग्री टुवर्ड्स नॉर्थ एंड मूव्स 30 मीटर्स। यानी यहां से स्टार्ट करती है, वेस्ट की तरफ 30 मीटर्स आती है और फिर 90 डिग्री मुड़ जाती है नॉर्थ की तरफ। दैट मींस ये नॉर्थ है, इधर 90 डिग्री मुड़ जाती है। कितनी डिस्टेंस अगेन ट्रैवल करती है? 30 मीटर्स। एंड देन टुवर्ड्स ईस्ट, देखिए अब भी नहीं रुक रही है। देखिए पहले यहां से स्टार्ट हुआ, वेस्ट की तरफ आ गई, फिर नॉर्थ की तरफ कितना? 30 मीटर्स। अब वहां से मुड़ी ईस्ट की तरफ, ईस्ट की तरफ कितना? 30 मीटर्स। दैट मींस यहां से मुड़ी ईस्ट की तरफ। मैं इसको दूसरे कलर से बनाऊंगा। 30 मीटर्स, यहां से 30 मीटर्स, फिर ईस्ट, ईस्ट तो इधर हो गया ना, तो 30 मीटर्स। हमको क्या निकालना है? हम लोगों को निकालना है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द कार। टोटल डिस्टेंस हो गया 30 प्लस 30 प्लस 30, टोटल डिस्टेंस। देखिए बेटा, कार यहां से स्टार्ट हुई, यहां पे पहुंची वेस्ट की तरफ 30 मीटर्स, फिर नॉर्थ की तरफ 30 मीटर्स, फिर ईस्ट की तरफ 30 मीटर्स। जो टोटल डिस्टेंस है, दिस इज 30 प्लस 30 प्लस 30, दैट इज इक्वल टू 90 मीटर्स। 90 मीटर्स, ये तो हो गई डिस्टेंस। डिस्टेंस में हमें डायरेक्शन वगैरह का कोई सवाल ही नहीं उठता। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार, यहां पे पर्सन नहीं है, यहां पे कार है, तो वो क्या होगा बेटा? डिस्प्लेसमेंट मींस अपनी ओरिजिनल पोजीशन से जो फाइनल पोजीशन तक ये कितना डिस्प्लेस हुई, यानी पोजीशन कितना चेंज होगी। देखिए यहां से स्टार्ट किया, यहां आ गई, यहां आ गई, यहां पहुंच गई। बात समझ में आ रही है? तो आप देखिए बेटा, इसमें जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट को कैसे निकालते हैं? डिस्प्लेसमेंट को निकालते हैं पहले वेक्टर का टेल और लास्ट वाले वेक्टर का हेड। सो ये हो गया बेटा डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट ये है, और आपको पता है अगर ये 30 मीटर से, ये 30 मीटर से, ये 30 मीटर से, तो ये भी तो बेटा 30 मीटर्स ही होगा ना। ये तो स्क्वायर है ना 30 मीटर्स। तो आप आराम से लिख सकते हो जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार है दैट इज 30 मीटर्स। डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया बेटा? डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट तो नॉर्थ की तरफ हो गया ना। डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट तो नॉर्थ की तरफ हो गया ना। दैट इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आ रही ना? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझना बहुत ही जरूरी है। एनालिटिकल मेथड समझाने के बाद, पढ़ाने के बाद आपको रिगरसली न्यूमेरिकल सॉल्विंग टेक्निक्स में बताऊंगा, लेकिन ग्राफिकल मेथड या ज्योमेट्रिकल मेथड सिर्फ सीखने के लिए, समझने के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए है, बहुत अच्छा। तो इसमें हम ज्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं करेंगे। तो दूसरा जो तरीका है जिससे हम वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं, दैट इज द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। चलिए बेटा, मैं इसकी एग्जांपल आपको देता हूं। यहां पे एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है जिसका कुछ मास है। इसमें एक बंदा इधर से फोर्स कुछ अप्लाई कर रहा है, सपोज फोर्स यहां से अप्लाई कर रहा है, सपोज 10 न्यूटन, और दूसरा बंदा यहां से फोर्स अप्लाई कर रहा है 10 न्यूटन। एक इसको इधर की साइड में खींच रहा है, दूसरा इसको इधर की साइड में खींच रहा है। मैंने यहां पे वेक्टर की जो एग्जांपल दी वो फोर्स के इन टर्म्स दी, क्योंकि फोर्स आपको पता है एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैंने पहले लेक्चर में बता दिया। तो ये ब्लॉक जो है, इसमें दो फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं। एक फोर्स ऐसे अप्लाई हो रहा है और दूसरा फोर्स अप्लाई ऐसे हो रहा है। तो ये ब्लॉक इधर जाएगा, या क्या ये ब्लॉक इधर जाएगा, या क्या ये ब्लॉक इधर जाएगा? नहीं, ना ये इधर जाएगा ना ये इधर जाएगा, बल्कि बीच में जाएगा, बीच में कहीं से जाएगा। सो इसका ये मतलब है कि इस फोर्स और इस फोर्स का जो रिजल्टेंट है दैट इज समवेयर बिटवीन द टू वेक्टर्स। बात समझ में आ रही ना? तो इससे जो हमें एक नया एक लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन मिलता है, जिसको बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यानी यहां पे दो वेक्टर साइमल्टेनियसली इस पे अप्लाई हो रहे हैं, इस बॉडी पे अप्लाई हो रहे हैं, लेकिन इनका जो इन्फ्लुएंस है दैट इज समथिंग एल्स दैट वी कॉल एज द रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स। तो अभी मैं आपको सिखा रहा हूं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये क्या है, इसको कैसे यूज करते हैं।
ट्रायंगल लॉ में आपने पहले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल के साथ कनेक्ट किया और फिर पहले वेक्टर की टेल और दूसरे वेक्टर का हेड ज्वाइन किया, वो हमें रिजल्टेंट मिल गया। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या करते हैं हम, इसमें अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, इनको हमें ऐड करना है, देखिए बेटा क्या करते हैं, हम दोनों के टेल्स को कनेक्ट करते हैं, हम दोनों के टेल्स को ज्वाइन करते हैं। मैंने आपको बेटा तरीका यह बता दिया कि जो वेक्टर्स हैं, वेक्टर है, किसी भी वेक्टर को आप अपने पैरेलल स्लाइड कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन, तो उस वेक्टर की आइडेंटिटी चेंज नहीं होती है, वो वेक्टर वही का वही रह जाता है। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में आप वेक्टर्स को ऐसे एडजस्ट करोगे कि दोनों वेक्टर्स के टेल्स एक ही जगह पे हों, यानी हम इन वेक्टर्स को ऐसे एडजस्ट करेंगे कि इनके टेल्स कोइंसाइड करें। यानी मैं इस ए को ऊपर थोड़ा सा खिसका दूंगा तो ये वेक्टर ए ऐसे बन गया, ये वेक्टर ए है, और वेक्टर बी को थोड़ा सा ऐसे खिसका दूंगा। चलिए मैं यही कलर्स यूज करूंगा जो मैंने इसमें यूज किए हैं। बात समझ में आ रही ना बेटा? सो दैट मीन्स ये वेक्टर ए जो है, इसकी टेल ये है और इसका हेड ये है, और जो वेक्टर बी है इसकी टेल को मैं कनेक्ट करूंगा, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी की टेल्स को मैं कनेक्ट करूंगा। ये हो गया पहला स्टेप, यानी मैं ये दोनों वेक्टर्स के टेल्स को ज्वाइन करूंगा, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। उसके बाद मैं एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करूंगा। पैरेललोग्राम कंप्लीट कैसे करूंगा बेटा? यहां पे पैरेललोग्राम कंप्लीट करने का तरीका यह है कि मैं ये वेक्टर ए के पैरेलल यहां पे एक लाइन डाल दूंगा, यानी ये वेक्टर ए, और इसी तरह वेक्टर बी के पैरेलल में दूसरी लाइन डाल दूंगा, यानी वेक्टर बी के पैरेलल ये, यानी ये वेक्टर बी के पैरेलल होगी। देखिए पहले दो वेक्टर्स के टेल्स को मैंने कनेक्ट किया, ज्वाइन किया, उसके बाद मुझे एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करनी है। पैरेललोग्राम कंप्लीट करना आसान है, इसके पैरेलल एक वेक्टर डाल दो, जैसा ये है बिल्कुल वैसा ही ये, यानी इसी वेक्टर को अबाउट इटसेल्फ स्लाइड करो। सिमिलरली यू कैन स्लाइड दिस वेक्टर अबाउट इटसेल्फ, तो यहां पे पहुंच गया, तो ये एक पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गई। अब जो इस पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा, कौन सा वाला डायगोनल? जहां पे टेल्स कनेक्टेड है, ये वाला डायगोनल, ये वाला डायगोनल, ये वाला डायगोनल, ये डायगोनल देगा रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स। सो दिस डायगोनल विल गिव अस द रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स। अगर आप को ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है तो आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। इसी तरह इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको पता है तो आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं स्केल से। उसके बाद आपने पैरेललोग्राम कंप्लीट की और जो एक डायगोनल आपको मिल गया, आप इसको मेजर कर सकते हो, तो जो आपको वैल्यू आएगा दैट विल गिव यू द रिजल्टेंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। और अगर आपने ये थीटा निकाला, ये एंगल निकाला, तो आपको मिलेगा इस रिजल्टेंट का डायरेक्शन भी। सपोज ये एंगल अल्फा से मैं रिप्रेजेंट करता हूं, तो अगर मैं ये अल्फा निकाल सकता हूं तो मुझे इस रिजल्टेंट की डायरेक्शन भी मिलेगी, और अगर मैं इस आर को मेजर कर सकता हूं स्केल से तो मुझे इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी मिलेगा। तो बेटा आप याद रखिए कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करने के लिए हम वेक्टर्स को टेल टू टेल ज्वाइन करते हैं और उसके बाद एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। ये दो वेक्टर्स बनाते हैं उस पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स, और जो इस पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा दैट विल गिव अस द रिजल्टेंट वेक्टर और द सम ऑफ द टू वेक्टर्स। चलिए बेटा, जो प्रॉब्लम, जो न्यूमेरिकल हमने वेक्टर लॉ, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करके सॉल्व की थी, चलिए हम इसको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ए पर्सन मूव्स √3 मीटर्स टुवर्ड्स ईस्ट, यानी एक आदमी जो है ये सपोज यहां से अपनी जर्नी स्टार्ट करता है
और ईस्ट की तरफ कितना √3 मीटर्स ये ट्रैवल करता है। उसके बाद क्या करता है, देन टर्न्स टुवर्ड्स नॉर्थ, और फिर नॉर्थ की तरफ जाता है तो कितना ट्रैवल करता है 1 मीटर्स। हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ठीक है बेटा, आपने इसका डिस्प्लेसमेंट यूजिंग ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन तो निकाल ही दिया, अब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करेंगे। देखिए क्वेश्चन है √3 टाइम्स √3 मीटर्स टुवर्ड्स ईस्ट और फिर 90 डिग्री, दैट मींस ये एंगल जो बेटा यहां पे है ये 90 डिग्री। देखिए बेटा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या है, हम दोनों वेक्टर्स का के टेल्स को ज्वाइन करेंगे। दैट मींस अगर सपोज ये वेक्टर ए, सपोज ये यहां से बी और ये सी है, या इसको रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर ए से, आप वही करो, वेक्टर इसको वेक्टर ए से रिप्रेजेंट करो और इसको वेक्टर ए से रिप्रेजेंट करो और इसको वेक्टर बी से रिप्रेजेंट करो। सो जो वेक्टर ए है ये है √3 मीटर्स, इसका √3 मीटर्स इसका मैग्नीट्यूड। तो मैं वेक्टर बी को स्लाइड करूंगा अपने पैरेलल और ऐसे स्लाइड करूंगा कि इसकी टेल और इसकी टेल एक ही जगह पे आए। दैट मींस अब मैंने वेक्टर बी को स्लाइड किया, कैसे, वेक्टर बी को मैंने ऐसे पहुंचा दिया, ये वेक्टर बी बन गया। क्योंकि अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो ये एंगल भी 90 डिग्री होगा। अब मुझे रूल क्या बोलता है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है, पहले ये बोलता था कि दोनों के टेल्स को एक जगह पे ले आओ, तो वो मैंने किया। अब ये बोलता है कि एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करो। चलिए मैं एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करता हूं। मैंने एक पैरेललोग्राम कंप्लीट की, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है, इस पैरेललोग्राम का वो डायगोनल जो ये इस पॉइंट को क्रॉस करे, इस पॉइंट से के थ्रू हो, वो हमें देता है इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट। दैट मींस दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर, दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर। बात समझ में आ रही ना, क्योंकि ये 1 मीटर है, ये आपको पता है, तो ये भी 1 मीटर था। बात समझ में आ रही ना। तो ये जो रिजल्टेंट है दिस इज द रिजल्ट, दिस इज द सम ऑफ द वेक्टर ए, दिस आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है ना बेटा। सो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर इसका मैग्नीट्यूड √3 है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। सो आर स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू √3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 3 प्लस 1, दैट विल बी इक्वल टू 4। सो आर विल बी इक्वल टू अगेन 2, जो हम लोगों को ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करने से मिला था। सो आर का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज कितना, 2 मीटर्स। और डायरेक्शन क्या है इसकी, डायरेक्शन हमें ये एंगल निकालना है अल्फा। बात समझ में आ रही है ना, वो आप आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि जो टेंजेंट ऑफ अल्फा होगा दैट इज इक्वल टू 1/√3 हियर। सो अल्फा का वैल्यू कितना होगा बेटा, 30 डिग्री। तो बिल्कुल वही आंसर जो हम लोगों को ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से मिला। देखिए बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक न्यूमेरिकल है जिसमें मैंने आपको वेक्टर एडिशन के अलावा वेक्टर सब्ट्रैक्शन सिखाने की कोशिश की है। पहले वेक्टर एडिशन, वेक्टर ए हैज अ मैग्नीट्यूड 10 meters, points towards 10 meters, not 10 points, 10 points, okay, fine. Vector A has a magnitude 10 meters, points towards west. That means एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 10 मीटर्स है, यानी वेस्ट की तरफ पॉइंट करता है, या यहां तो वेस्ट है ना, ये 10 मीटर्स है, पॉइंट्स टुवर्ड्स वेस्ट। While vector B has the same magnitude, points towards south. So that means जो वेक्टर B है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 10 मीटर्स, और वो साउथ की तरफ पॉइंट करता है, यहां से साउथ है। ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है। स्पेसिफाई द डायरेक्शन टुवर्ड्स द वेस्ट। A प्लस B, पहले मुझे करना है A प्लस B। देखिए बेटा, ये एक वेक्टर है, इसका ये मैग्नीट्यूड 10 मीटर्स है, ये वेस्ट की तरफ है। ये दूसरा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 10 मीटर्स है, ये साउथ की तरफ है। और मुझे क्या पहले पूछा गया है, सम ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है बेटा, तो मैं
दो लॉज यूज कर सकता हूं, एक ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दूसरा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो यहां पे मैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करूंगा। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं ये दो वेक्टर्स के टेल्स को ज्वाइन करूंगा। तो मैंने टेल को ज्वाइन किया, ये वेक्टर ए की टेल है, ये वेक्टर बी की टेल है, ये एक ही जगह है। उसके बाद मैंने एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करनी है, मुझे एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करनी है, ये पैरेललोग्राम मैंने कंप्लीट की। ठीक है ना बेटा। और जो इस पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा दैट विल गिव मी द रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स। ये है ना बेटा इस पैरेललोग्राम का डायगोनल, ये है ना इस पैरेललोग्राम का डायगोनल। दिस इज द, ये वेक्टर आर, दिस इज द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। तो दैट मींस जो वेक्टर आर है दैट इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। चूंकि जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड भी होता है, इसका डायरेक्शन भी होता है। पहले मैं मैग्नीट्यूड निकालने की कोशिश करूंगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर। देखिए बेटा ये 10 मीटर्स हैं, ये 10 मीटर्स हैं, दैट मींस ये भी 10 मीटर्स होगा। बात समझ में आ रही है ना। सो दैट मींस आप लिख सकते हैं आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आप लिख सकते हैं आर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, दैट मींस 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। बात समझ में आ रही है ना। सो इट इज 2 इंटू 10 स्क्वायर, लिख सकते हो ना, ये दो बार है ना 2 इंटू 10 स्क्वायर। सो आर का क्या वैल्यू आएगा, दैट उसका वैल्यू आएगा अंडर रूट 2 इंटू 10 स्क्वायर। सो 10 से स्क्वायर चला जाएगा, दैट मीन्स 10 रूट 2 मीटर्स, 10 रूट 2 मीटर्स। दैट मीन्स जो ये आर है इसका जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर इज इक्वल टू 10 अंडर रूट 2 मीटर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर। लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या है, मुझे इसकी डायरेक्शन बोलनी है रिलेटिव टू वेस्ट, यानी इसके रिलेटिव इसकी क्या डायरेक्शन है। बात समझ में आ रही है ना। सो बेटा देखिए अगर ये एंगल मैं देख लूं, ये एंगल, अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो इसके बिल्कुल जो सामने साइड होगा दैट्स परपेंडिकुलर, दिस साइड इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस। सो टेंजेंट ऑफ थीटा किसके बराबर होगा बेटा, टेंजेंट ऑफ थीटा किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, सो 10 बाय 10, सो दैट इज 1। सो थीटा का क्या वैल्यू होगा, सो टेंजेंट थीटा का 1 होता है, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1। सो थीटा क्या कितना होगा 45 डिग्री। इसका ये मतलब है ये जो एंगल है दिस इज 45 डिग्री, दिस इज 45 डिग्री। बात समझ में आ रही है ना। तो अगर ये 45 है, ये टोटल 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा, दिस विल बी आल्सो 45, क्योंकि टोटल दिस प्लस दिस 45। तो मैं आंसर इसका क्या बताऊंगा, एक तो जो रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स है इसका मैग्नीट्यूड होगा 10 रूट 2, उसकी डायरेक्शन क्या होगी 45 डिग्रीज टुवर्ड्स साउथ ऑफ वेस्ट। देखिए ये साउथ है ना, ये वेस्ट है, 45 डिग्रीज टुवर्ड्स साउथ ऑफ वेस्ट, टुवर्ड्स साउथ ऑफ वेस्ट। तो ये आ गया इसका मैग्नीट्यूड, ये आ गई इसकी डायरेक्शन 45 डिग्रीज टुवर्ड्स साउथ ऑफ वेस्ट, रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स है। बात समझ में आ रही है। चलिए अब हम देखते हैं, यही दो वेक्टर्स फिर से हैं, लेकिन अभी क्या है, अभी इनका सब्ट्रैक्शन है, अभी इनका सब्ट्रैक्शन है। देखिए सब्ट्रैक्ट, जब भी आप दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट, जब उनका सब्ट्रैक्शन देखते हैं तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। तो उस टाइम आप क्या करोगे, ये जो सब्ट्रैक्शन है एक्चुअली, सपोज a माइनस बी, इसका मतलब है a को a प्लस माइनस बी, a प्लस माइनस बी, a प्लस माइनस बी, यानी a को ऐड आपको क्या करना है, माइनस बी, नेगेटिव ऑफ द वेक्टर। मैंने आपको लास्ट वाले लेक्चर में बताया कि अगर ये वेक्टर सपोज वेक्टर b है, इसका नेगेटिव होगा सेम मैग्नीट्यूड का वेक्टर लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, दिस इज माइनस बी, खत्म बात। दैट मींस अगर सब्ट्रैक्शन बिटवीन द टू वेक्टर्स है, इसका मतलब है एडिंग नेगेटिव ऑफ द अनदर वेक्टर टू द वेक्टर, यानी a माइनस बी मींस a को आपको ऐड करना है नेगेटिव ऑफ b। बात समझ में आ रही ना। सो दैट इज द सब्ट्रैक्शन ऑफ द टू वेक्टर्स।
subtraction of the two vectors. ठीक है ना बेटा? चलिए अब हम इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। क्वेश्चन तो बिल्कुल वही है कि एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 10 मीटर्स है, पॉइंट्स टुवर्ड्स वेस्ट, दैट मींस ये वेक्टर ए है, अभी वेक्टर ए 10 मीटर्स इसका मैग्नीट्यूड है, और दूसरा वेक्टर है हैज द सेम मैग्नीट्यूड इज टुवर्ड्स साउथ, सो दैट मींस वेक्टर बी जो है, जो पहला वाला केस था, ये 10 मीटर्स टुवर्ड्स साउथ है। अगर मुझे ऐड करना था a प्लस बी तो मैंने इनको सिंपली ऐड किया a प्लस बी, लेकिन अभी क्या करना है a माइनस बी, यानी a को मुझे ऐड करना है माइनस टाइम्स b, दैट मींस मैं पहले देखूंगा माइनस टाइम्स b क्या होगा। ये अगर वेक्टर b यहां से स्टार्ट होता है तो माइनस वेक्टर b होगा वेक्टर b अपोजिट डायरेक्शन में, दैट मींस माइनस b इधर की साइड में होगा, है ना? वेक्टर का नेगेटिव उसके अपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड का वेक्टर होता है, दैट मींस जो माइनस बी होगा इट विल बी लाइक दिस। बात समझ में आ रही ना? सो इसका मैग्नीट्यूड भी कितना होगा बेटा? वो भी होगा 10 मीटर्स। अब मैं यहां पे अब मुझे रिजल्टेंट निकालना है, दैट मींस मैं यूज करूंगा अगेन ट्रायंगल लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दैट मींस अब मुझे ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर निकालना है। देखिए पहला काम मैं ये करूंगा कि टेल्स को ज्वाइन करूंगा, वो तो ऑलरेडी ज्वाइन है। अब उसके बाद मैं पैरेललोग्राम कंप्लीट करूंगा। देखिए पैरेललोग्राम मैंने कंप्लीट की ऐसे, ये तो वेक्टर्स को ऐड करना है ना। उसके बाद क्या करना है, उस पैरेललोग्राम का डायगोनल डालना है, डाल दिया डायगोनल डाल दिया, तो ये जो डायगोनल है दिस शोज वेक्टर आर द रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स। बात समझ में आ रही ना? सो दिस आर इज नाउ द रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स। पहले रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आया था, अब हम देखेंगे इस रिजल्टेंट की का मैग्नीट्यूड क्या है। देखिए ये 10 मीटर्स है, ये भी 10 मीटर्स होगा, और ये अगर 10 मीटर्स है ये भी 10 मीटर्स है। बात समझ में आ रही ना? सो ये वेक्टर ए है, सपोज मैं यहां से ओ, सपोज बी, सी और डी लिखूंगा, तो जो ओ सी स्क्वायर होगा यानी आर स्क्वायर, आर को मैंने ओ सी से रिप्रेजेंट किया, दैट विल बी इक्वल टू दिस ओ बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ओ बी स्क्वायर इज 10 स्क्वायर plus 10 square, that is 2 into 10 square, so that means r square is 2 into 10 square, so r is equal to 10 under root 2 meters. That means ये जो वेक्टर r है उसका मैग्नीट्यूड फिर से कितना आ गया? 10 रूट 2 मीटर जो पहले आया था। ठीक है ना बेटा? अब देखते हैं इसकी डायरेक्शन क्या है। डायरेक्शन मुझे रिलेटिव टू वेस्ट निकालनी है। अब देखते हैं इसकी डायरेक्शन क्या है बेटा। देखिए ये अगर 10 मीटर्स है तो ये भी 10 मीटर्स है, तो ये एंगल कितना होगा बेटा? ये अगर थीटा है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, दैट मींस जो टेंजेंट ऑफ थीटा है बेटा वो है परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट मींस 10 by 10, दैट मींस 1 मीटर्स, that means 1, not 1 meters, that's 1. So theta is equal to 45 degree. लेकिन ये थीटा क्या है विद रेस्पेक्ट टू द वेस्ट? वेस्ट तो ये है ना, वेस्ट तो ये है ना, मुझे विद रेस्पेक्ट टू दिस वेस्ट मुझे इसकी डायरेक्शन रिजल्टेंट की बोलनी है। बात समझ? सो द रिजल्टेंट इज 45 डिग्रीज टुवर्ड्स वेस्ट ऑफ नॉर्थ, टुवर्ड्स नॉर्थ ऑफ वेस्ट, नॉर्थ ऑफ वेस्ट। ये नॉर्थ है ना, ये वेस्ट है। इट इज 45 डिग्रीज इंक्लाइन टुवर्ड्स नॉर्थ ऑफ वेस्ट, यानी जो रिजल्टेंट है इसका मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट का बिल्कुल वही है जो पहले था 10⁻² मीटर्स, मगर रिजल्टेंट क्या है बेटा? ये वेस्ट है और ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ ऑफ वेस्ट है, नॉर्थ ऑफ वेस्ट है 45 डिग्रीज। सो दैट मींस ये एंगल 45 डिग्री आता है, तो ये एंगल भी 45 डिग्री होगा। ये 45 डिग्रीज टुवर्ड्स नॉर्थ ऑफ वेस्ट। इसी से पूरा ये वेक्टर डिस्क्राइब हुआ, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन भी।
अब अगर बेटा हमारे पास दो से ज्यादा वेक्टर्स हो तो उस टाइम हम क्या करेंगे? उस टाइम जो लॉ हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, अभी मैं उसका ग्राफिकल मेथड सिखा रहा हूं। पॉलीगन लॉ, सो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है, इसको आप बेटा अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए इसको। हमारे पास अगर दो से ज्यादा वेक्टर्स हैं तो हमें इनका रिजल्टेंट निकालना है, ऐड करना है इन्हें। तो हम क्या करते हैं, हम ये सारे वेक्टर्स को ऐसे एडजस्ट करते हैं कि जो पहले वेक्टर का हेड है वो दूसरे वेक्टर के टेल के साथ कनेक्टेड हो और तीसरे वेक्टर की टेल दूसरे वेक्टर के हेड के साथ कनेक्टेड हो, और ऐसे ही हम आगे जाते हैं। जैसे हमारे पास यहां पे मैंने एग्जांपल दी है चार वेक्टर्स की, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी। क्योंकि मैं हर जगह ये वेक्टर को बोल्ड लिखता हूं तो एरो लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप इसकी आदत डालिए, एक एरो लिखिए हमेशा। तो मुझे यहां पे चार वेक्टर्स को ऐड करना है, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी। तो तरीका इसका यह है कि हम इन वेक्टर्स को ऐसे एडजस्ट करते हैं कि पहले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर की टेल, दूसरे वेक्टर का हेड तीसरे वेक्टर की टेल, तीसरे वेक्टर का हेड और चौथे वेक्टर की टेल, इसको ऐसे एडजस्ट करेंगे। फाइनली क्या करेंगे, उसके बाद सेकंड स्टेप, जो सबसे पहला वाला वेक्टर उसकी टेल और जो सबसे लास्ट वाला वेक्टर उसकी हेड को कनेक्ट करेंगे, तो वो हमें रिजल्टेंट देगा। देखिए मैं आपको बेटा एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे हम लोगों ने ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या किया था कि ये एक वेक्टर था, वेक्टर ए, मैंने क्या किया था, दूसरे वेक्टर के टेल को ऐसे कनेक्ट किया पहले वेक्टर की हेड के साथ, और लास्ट पे क्या किया था, पहले वेक्टर की टेल और दूसरे वेक्टर के हेड को कनेक्ट किया, तो ये मिल गया रिजल्टेंट। अब हमारे पास तीन वेक्टर्स हैं, यह है वेक्टर ए, दूसरा है वेक्टर बी, इसको कैसे एडजस्ट करेंगे, वेक्टर बी को ऐसे एडजस्ट करेंगे कि इसकी जो टेल है पहले वेक्टर की हेड को कनेक्ट करेंगी, और तीसरा वेक्टर है वेक्टर सी, यानी तीसरे वेक्टर को ऐसे एडजस्ट करेंगे कि इसकी टेल दूसरे वेक्टर के हेड को कनेक्ट करेगी। सो तीन वेक्टर्स है ए, बी और सी। इनका जो बेटा रिजल्टेंट होगा इन तीन वेक्टर्स का, वो पहले वेक्टर के टेल और लास्ट वेक्टर के हेड को कनेक्ट करना है, ये हमें रिजल्टेंट देगा इन तीन वेक्टर्स का। बात समझ में आ रही है? इसी तरह बेटा अगर हमारे पास चार वेक्टर्स हैं, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, एग्जांपल से समझा रहा हूं। ये है एक वेक्टर, वेक्टर ए, दूसरे वेक्टर को ऐसे एडजस्ट करो कि दूसरे वेक्टर की टेल इस वाले वेक्टर की हेड के साथ कनेक्टेड हो, दैट मींस वेक्टर बी को आपने ऐसे कनेक्ट किया। तीसरे वेक्टर को ऐसे कनेक्ट करो कि तीसरे वेक्टर की टेल इस वाले वेक्टर के हेड के साथ कनेक्टेड हो, दैट मींस ये वेक्टर सी है। चौथे वेक्टर को ऐसे एडजस्ट करो कि चौथे वेक्टर की टेल इस वाले वेक्टर की हेड के साथ कनेक्टेड हो, दैट मींस वो ऐसे, सपोज वेक्टर टी। इनका जो एडिशन होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी इज इक्वल टू वेक्टर आर। जो ये वेक्टर आर है बेटा, ये हमें कैसे मिलेगा, हमें पहले वेक्टर के टेल को लास्ट के वेक्टर के हेड के साथ कनेक्ट करना है, दैट मींस दिस विल बी द रिजल्टेंट। बात समझ में आ रही ना? तो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का तरीका यह है कि वेक्टर्स को ऐसे एडजस्ट करो कि जो पहला वेक्टर है उसका हेड दूसरे वेक्टर की टेल के साथ, दूसरे का हेड तीसरे की टेल के साथ, तीसरे का हेड चौथे की टेल के साथ कनेक्ट करो, जितने भी वेक्टर्स होंगे। और जब आपने ऐसे कंप्लीट किया तो फाइनली आप क्या करोगे, पहले वेक्टर की टेल को लास्ट वाले वेक्टर के हेड के साथ कनेक्ट करो। जैसे हमारे पास ये चार वेक्टर्स की एग्जांपल है। देखिए ए को बिल्कुल अपनी पैरेलल स्लाइड करो, कर सकते हैं, ये वेक्टर सेम है ना। इसी तरह वेक्टर बी को बिल्कुल अपनी पैरेलल स्लाइड करो, वेक्टर बी को बिल्कुल अपनी पैरेलल स्लाइड किया, यहां पे पहुंचा दिया, यानी ऐसे एडजस्ट किया कि पहले का हेड दूसरे की टेल के साथ कनेक्टेड हो। तीसरे वेक्टर यानी वेक्टर सी को देखो बेटा कैसे एडजस्ट किया है, वेक्टर सी को अपने पैरेलल यानी दूसरे वेक्टर का हेड
तीसरे वेक्टर की टेल के साथ कनेक्टेड है। और इसी तरह वेक्टर डी को कैसे एडजस्ट किया है, इसको अपने पैरेलल स्लाइड किया है, ऐसे एडजस्ट किया है। सो दैट ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या है, जो सबसे पहला वेक्टर हमने ए लिया और जो सबसे लास्ट वाला वेक्टर हमने डी लिया, उनके पहले वेक्टर की टेल और लास्ट वाले वेक्टर का हेड कनेक्ट करो, तो ये हम लोग को रिजल्टेंट मिलेगा, ये हम लोग को रिजल्टेंट मिलेगा। सो दिस विल बी द रिजल्टेंट वेक्टर, दिस विल बी वेक्टर आर, दैट विल बी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। अगर आपको ये वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड पता होगा वेक्टर ए का, सपोज 2 मीटर्स है, इसी तरह इसका मैग्नीट्यूड पता होगा सपोज 1 मीटर है, इसका मैग्नीट्यूड सपोज 3 मीटर्स है, इसका मैग्नीट्यूड सपोज 4 मीटर्स है, तो आप आराम से ऐसे एडजस्ट कर सकते हो ना। और जब आपने पहले वेक्टर का टेल लास्ट वेक्टर का हेड कनेक्ट किया, तो ये जो वेक्टर मिल गया, तो आप इसको मेजर कर सकते हो। दैट विल गिव अस द मैग्नीट्यूड ऑफ द आर, दैट विल गिव अस द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, दैट विल गिव अस द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। In this way, you can use the polygon law of vector addition to add a large number of vectors. Simply आपको इनको ऐसे adjust करना है। So, with this, I finish this geometrical interpretation or this graphical representation of vector addition and vector subtraction. In the next lecture, I will be taking the analytical method of vector algebra, vector addition as well as vector subtraction. Thank you very much for today.